अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं इमरान और हम स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल से आपके लिए अभी तक चैप्टर 5 ही लेकर आए हैं। ओके बच्चों, चूँकि काम काफ़ी ज़्यादा हो गया है लिहाजा आज का बहुत शॉर्ट लेक्चर रख रहा हूं मैं। ऑलरेडी आपके पास अच्छा खासा कंटेंट जमा हो चुका है, लेकिन आज की जो चंद मैं सिर्फ रिज़ल्ट निकाल कर आप लोगों को चंद बातें आज बताऊंगा और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 को खैर बात कह देंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। इसे हम गिब्स फंक्शन भी कहते हैं। बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारी लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो एंट्रोपी से रिलेटेड हुई थी। और इससे पहले जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि आम तौर पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होते हैं या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी हम सिर्फ किसी रिएक्शन के डेल्टा एच की वैल्यू को देखकर नहीं बता सकते। हाँ, डेल्टा एच की वैल्यू को देखकर हम बता सकते हैं कि एंट्रोपी की वैल्यू कैसी है। अगर एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपके पास सिस्टम, आपके पास जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों पर गौर कर रहा था कि असल में एंट्रोपी डेल्टा एच की वैल्यू को देखकर हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सकते हैं। तो कौन से डेल्टा एच को देखकर? टोटल डेल्टा एच को देखकर। टोटल डेल्टा एच का मतलब क्या था कि आप के पास आपको सिस्टम की एंट्रोपी भी कैलकुलेट करना पड़ेगी और आपको सराउंडिंग की एंट्रोपी भी कैलकुलेट करना होगी। जब टोटल एंट्रोपी निकलेगी तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, पॉजिटिव निकली, पॉजिटिव किसको मिलाकर? डेल्टा एच सिस्टम और डेल्टा एच सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी को कैलकुलेट कर अगर आंसर पॉजिटिव निकला तो हम कहेंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस कंसीडर करेंगे। लेकिन मसला ये कि हमें यहाँ पर दोनों जगह काम करना पड़ रहा है। हमारा काम डबल हो चुका है, हमें सिस्टम पर भी काम करना है, हमें सराउंडिंग पर भी काम करना है, फिर जाकर हमारे पास क्या निकलेगा? क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अब हमने फिर ये काम करना चूँकि मुश्किल काम था तो हमने सोचा कि क्यों एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बनाई जाए जिसमें सिर्फ हम सिस्टम को देखकर ये बता सकें। सिस्टम पर काम करना हमारे लिए आसान है, सराउंडिंग पे काम करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है प्रैक्टिकली। तो हमने ये सोचा कि कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी हमारे हाथ लग जाए कि हम सिर्फ सिस्टम को देखें और हम बता सकें कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो बेटा, इसके लिए हमारे पास कौन सी टर्म आ गई? गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये स्पॉन्टेनिटी का सोल क्राइटेरिया होगा गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम एक्सप्लेन क्या करते हैं? एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, सिस्टम में मौजूद वो एनर्जी इन सिस्टम which is converted into useful work। सिस्टम में मौजूद वो एनर्जी जो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हो सकती है उसे हमने क्या नाम दिया? गिब्स फ्री एनर्जी का नाम दिया। जाहिर करते हैं हम इसे जी से। और इसके लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। एच क्या है? एंथैल्पी। टी क्या है?
टेम्परेचर, एस क्या है, एंट्रोपी। तो बेटा ये जी का फॉर्मूला आपको बता दिया, गिब्स फ्री एनर्जी का कैसे ड्राइव हुआ ये आपको फिलहाल नहीं बता रहे, हम कंक्लूजन्स की तरफ लेकर जा रहे हैं कि आज अब तक की हमारी बात क्या है कि डेल्टा जी को मैं इस्तेमाल जी को किस लिहाज से करूँगा, स्पॉन्टेनिटी के लिहाज से इस्तेमाल करेंगे हम इसका। ओके बच्चों, पॉइंट इज़ दैट कि जी की वैल्यू में आपको नज़र आ रहा है कि आप एंथैल्पी मेजर कर सकते हैं, आप एंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते, आप एंट्रोपी मेजर कर सकते हैं, आप एंट्रोपी मेजर नहीं कर सकते, आप गिब्स फ्री एनर्जी मेजर कर सकते हैं, आप गिब्स फ्री एनर्जी भी मेजर नहीं कर सकते। तो हम मेजर क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं इनके चेंज को, हम मेजर क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच। लेकिन मेजर हम डेल्टा एच किस सूरत में करेंगे, अगर वो स्टेट फंक्शन होगा। तो पॉइंट इज दैट कि गिब्स फ्री एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज़ स्टेट फंक्शन। इसके साथ साथ आपको ये याद भी रखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जब मैंने वर्ड स्टेट फंक्शन कह दिया तो मैं डेल्टा जी के चेंज को यूँ लिख सकता हूँ जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। इसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी वही जो किसी स्टेट फंक्शन में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो अब हमारा काम किससे होगा, डेल्टा जी से रिलेटेड हमारा काम होगा। ठीक है, तो अब अगर आप डेल्टा जी के लिए इस फॉर्मूले को लिखो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता है कि मैंने डेल्टा किसके साथ नहीं लगाया, टेम्परेचर के साथ मैंने डेल्टा नहीं लगाया। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला जब इस्तेमाल होगा उस वक्त टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो हमारा ताल्लुक किससे होगा, डेल्टा जी के साथ होगा। डेल्टा जी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम डेल्टा जी को लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फंक्शन। इसको हम जाहिर करते हैं डेल्टा जी नॉट से। अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी निकाल रहे हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालते वक्त अगर आपके पास टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, तो इस वक्त जो डेल्टा जी निकाला वो डेल्टा जी क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स फंक्शन। नॉट लगा होगा, तो अगर आप इसको स्टैंडर्डाइज तरीके से इसका फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका फॉर्मूला हो गया। बेटा डेल्टा जी के लिए भी वही बातें जो आपने डेल्टा एच और डेल्टा एस के लिए पढ़ी हुई हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम एलिमेंट्स की गिब्स फ्री एनर्जी को जिस स्टेट में वो पाए जाते हैं उनकी गिब्स फ्री एनर्जी को हम ज़ीरो लेते हैं, जैसे एंथैल्पी चेंज में लेते हैं। अगर मैं बात करूँगा O2 Cl2 H2 I2, अच्छा ये कौन सी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। Br2 कौन सी फॉर्म में बेटा, लिक्विड की फॉर्म में। आयोडीन कौन सी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। ग्रेफाइट कार्बन कौन सी फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में। सल्फ़र कौन सी फॉर्म में, रोम्बिक फॉर्म में। फॉस्फोरस कौन सी फॉर्म में, P4 कौन सा वाला, वाइट वाला। इन सब के डेल्टा स्टैंडर्ड गिब्स फंक्शन की वैल्यू क्या ली जाएगी, 0।
और इसकी कैलकुलेशन किसी केमिकल रिएक्शन में बिल्कुल उन्हीं, देखो तीनों के तरीक़ेकार सेम है, तीनों के, इन सब के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी ज़ीरो है, इन सब के लिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज की वैल्यू भी ज़ीरो है, इन सब के लिए स्टैंडर्ड गिब्स फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो। और कैलकुलेशन बेटा इसी तरीके से होगी, अगर कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास लिखा हुआ है CH4 + O2 CO2 + H2O, अगर मुझे इसके डेल्टा जी की वैल्यू पता है, इसके डेल्टा जी की वैल्यू पता है, इसके डेल्टा जी की वैल्यू मुझे मालूम है, तो मैं पूरे रिएक्शन के डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसकी तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। कैसे निकालेंगे, निकालने का फॉर्मूला क्या है, निकालने का फॉर्मूला डेल्टा जी रिएक्शन के लिए अगर आप निकाल लें, फिलहाल ये कंबस्शन का रिएक्शन है तो कंबस्शन के लिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वही फॉर्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है ना। प्रोडक्ट, यहाँ आपके पास प्रोडक्ट और यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होगा माइनस रिएक्टेंट। तो ये वैल्यूज अगर आपके पास गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है 100, ये वैल्यू है आपके पास 0, ये वैल्यू है 200, ये वैल्यू है 300, तो क्या होगी कैलकुलेशन, प्रोडक्ट में आपके पास 1 कोफिशिएंट कितना है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 300, ये किसकी कैलकुलेशन हो गई, प्रोडक्ट की, माइनस रिएक्टेंट में आपके पास सिर्फ यही है 100, 200 प्लस 600 माइनस 100, 800 माइनस 100 कितना आ गया, 700। ठीक है, तो जो जिस तरह की वैल्यूज़ होंगी, अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो आंसर किस में आ जाता, माइनस में आ जाता। बिल्कुल इसी तरह से आप एंट्रोपी के साथ भी कर सकते हैं, एंथैल्पी के साथ भी कर सकते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी के साथ भी कर सकते हैं। अब बच्चों लास्ट इसमें बात जो होगी वो ये होगी कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या है गिब्स फ्री एनर्जी के लिहाज से। तो हम बात कर रहे हैं आखिर में क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो बेटा मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, ये रिजल्ट के पीछे जाहिर बात है एक डेरिवेशन है, तो मैं डेरिवेशंस आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। बेटा अगर डेल्टा जी, किसका डेल्टा जी, सिस्टम का, सिर्फ सिस्टम का, सराउंडिंग पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा डेल्टा जी उस वक्त सिस्टम का, और ये पॉइंट ध्यान में रहे कि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, ये रिजल्ट कब है, जब प्रेशर भी कांस्टेंट है टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ये इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तब के लिए ये रिजल्ट है। बेटा अगर इसकी वैल्यू 0 से कम हो, यानी कि क्या हो, नेगेटिव, पहली बात, एक सूरत ये हो सकती है। दूसरी सूरत क्या हो सकती है, ये सारी कंडीशन मेंशन कर रहा हूँ वरना आपको सिंपल डेल्टा जी लिखना होगा। अगर ये 0 से बड़ा हो गया, सॉरी ये पॉजिटिव, और ये 0 से छोटा नेगेटिव। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बेटा ये जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो डेल्टा जी की वैल्यू देखकर हम कैसे बताएंगे कि सिस्टम आपके पास प्रोसेस जो हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो बेटा अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सिस्टम प्रोसेस जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नेगेटिव होगा इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि इस वक्त सिस्टम कौन सी हालत में है, इक्विलिब्रियम की हालत में। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा।
याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम की हालत बच्चों वो भी होती है जिस वक्त कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, वो फॉर्म भी कौन सी हालत होती है, इक्विलिब्रियम की हालत होती है। सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो हम उस वक्त भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है किसके दरमियान, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान। उस इक्विलिब्रियम को भी माइंड में रखिएगा, काफ़ी एमसीक्यूज आपके इसमें से निकल सकते हैं। वाटर चेंज हो रहा है उसके अंदर, आपसे पूछा बताओ इस रिएक्शन के, आपके पास रिएक्शन आ गया, H2O सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, H2O लिक्विड में, बताइए इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, 0। तो परेशान नहीं होना है, फेज चेंज के रिएक्शन को भी ध्यान में रखिएगा कि वो पॉइंट भी इक्विलिब्रियम के पॉइंट है। ओके बच्चों, पॉज करके कॉपी कर लो इसको। अब हम इसके लिए एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं जिसमें हम अपने सारे रिजल्ट्स लिख लेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी के हिसाब से क्या क्या रिजल्ट आएंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H का साइन, डेल्टा S का साइन, डेल्टा G, और आखिर में हम एक्सपर्ट कमेंट्स लिखेंगे। तो आज हमने जो एक्सपर्ट बुलवाए हैं वो हैं सर शहजाद, तो वो जो कमेंट देंगे हम यहाँ लिख लेंगे आज। अब वो कुछ भी कमेंट दे सकते हैं। तो पहला रिएक्शन एक कैसे बना के चलते हैं, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, पहला दूसरा एक्सोथर्मिक में दो केसेस एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू तो क्या होगी, नेगेटिव। डेल्टा H की वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। डेल्टा G के ऊपर काम करेंगे। डेल्टा G का फॉर्मूला अभी हम बता चुके हैं आपको क्या होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब पहली कंडीशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। पहली कंडीशन के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं कि एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H की वैल्यू कैसी है बेटा, ये वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव। ये वैल्यू दरमियान में क्या आ रहा है, नेगेटिव, और ये वाला पूरा फ्रैक्शन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ये नेगेटिव, 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 यानी ये तो ऑलरेडी नेगेटिव में है। अब ये वाले फैक्टर का आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। और माइनस माइनस प्लस नहीं हो करना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, दोनों टर्म का मतलब माइनस में, यानी अगर ये -2 है तो ये कितना -3 फर्ज करते हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। इसका मतलब डेल्टा G इस केस में तो नेगेटिव ही आ रहा है। तो एक्सपर्ट कमेंट्स क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is spontaneous at all temperature। बच्चों ये पॉइंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं टेम्परेचर के रेफरेंस से ये चार्ट बना रहा हूँ कि किस टेम्परेचर पर क्या होने वाला है। ओके बच्चों, अब डेल्टा G का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख लेता हूँ, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ये भी नेगेटिव बच्चों, ये भी नेगेटिव। अच्छा ये नेगेटिव, अब डेल्टा S की वैल्यू भी क्या हो गई है, नेगेटिव। सेकेंड केस में जब डेल्टा S की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब बच्चों एक पॉइंट ये है कि इसकी वैल्यू डेल्टा G का आंसर क्या आएगा ये बताना मुश्किल है। अब इसके लिए हम केस बना लेते हैं। अब बताओ
डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव कब आएगा? जब डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा हो। तो जाहिर बात है आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा अगर इस फैक्टर का आंसर ज़्यादा हुआ। अच्छा, इस फैक्टर का आंसर, चूँकि मैं टेम्परेचर के रेफरेंस से ये सारा काम देख रहा हूँ, तो अब आपके ख्याल में मैं ऐसा टेम्परेचर को बढ़ाऊँ या कम करूँ कि इसका आंसर नेगेटिव आ जाए? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो ये वैल्यू कम नेगेटिव हो जाएगी, सॉरी ये वैल्यू कम पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो ये वैल्यू कम पॉजिटिव होगी। हम क्या चाहते हैं? हम अपना आंसर अगर नेगेटिव में लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा? तो एक्सपर्ट कमेंट्स क्या हैं इसके ऊपर? आप, ठीक है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आपको क्या करना है? इस फैक्टर का आंसर कम लेकर आना है, क्योंकि अगर इस फैक्टर का आंसर कम आएगा तो ये टर्म पूरी की पूरी आसानी से नेगेटिव बन जाएगी। अगर इस फैक्टर का आंसर ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव वाली रकम बड़ी होगी, आंसर पॉजिटिव में आएगा। और अगर इसका अगर ये फैक्टर कम हुआ तो नेगेटिव वाला फैक्टर जीत जाएगा, माइनस वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, आंसर मेरा माइनस में। मैंने क्या चाहना है कि माइनस में लेकर आऊँ, तो मुझे ये वाली टर्म को क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाऊँ, इसको मुझे बढ़ाना है या कम करना है? इस टर्म को मुझे कम रखना है। इस टर्म, ये टर्म तो देखो, ये फॉर एग्जांपल -3, बहुत सिंपल की कैलकुलेशन है। इसका आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। अब अगर ये +2 आया तो आंसर क्या आएगा? -1। और अगर ये +4 हुआ तो आंसर क्या आएगा? प्लस। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप इस फैक्टर को बढ़ाओगे तो आंसर किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। अगर आप इस फैक्टर को कम करोगे तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब बताओ, इस फैक्टर को मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? कम। तो ये स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर और वाइस वर्सा। ऐसा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब हम टेम्परेचर कम रखेंगे। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये हर कंडीशन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर नेगेटिव हो, डेल्टा एच, यानी आपको आइडियल पता चलती है यार इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, आंसर खुद ब खुद सारे नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएंगे। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बेटा दो केसेस क्या क्या बन जाएंगे? एक तो ये कि इसकी वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू तो इसके लिए क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है। एक ही हो सकता है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, दूसरा क्या हो सकता है? नेगेटिव। अब डेल्टा जी के फॉर्मूले से देखो, डेल्टा एच का आंसर डेल्टा, अलबत्ता ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब बिल्कुल सोच समझ के बताना, आप क्या चाहते हैं? आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगा? जब नेगेटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अगर ये वाली टर्म, नेगेटिव वाली टर्म अगर बड़ी हुई तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, और अगर ये वाली टर्म बड़ी हुई तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब सिंपल काम है, मुझे ये वाली टर्म को अगर बढ़ाना है तो टेम्परेचर क्या करूं? बढ़ाऊं या कम करूं? मुझे इस टर्म को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे एट हाई टेम्परेचर। लास्ट ये नज़र आ रहा है यहाँ, लास्ट है जी आपके पास ये नेगेटिव। अब मेरा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ओके बेटा, ये मेरा पॉजिटिव है, ये माइनस, डेल्टा एच की वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। अब तो ये दोनों टर्म किस में आ गए?
अब तो जाहिर बात है कि इस तरह का कोई भी रिएक्शन किसी कंडीशन में भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा। तो ये कलेक्टिव फॉर्म में, इन शॉर्ट मतलब अगर आपको डायरेक्ट डेल्टा जी की वैल्यू अगर पता है कि वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर मैं बोलूँ डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तो डायरेक्ट क्या बोलोगे, स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, प्रेशर और टेम्परेचर उस वक्त कांस्टेंट होना चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, आप क्या बोलोगे, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर आपको डेल्टा जी की वैल्यू नहीं पता और आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस की सिर्फ वैल्यूज़ मालूम हैं तो फिर आप चेक कर सकते हैं। चार्ट को रटने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशन को समझ जाओ, खुद ही कैलकुलेट कर लोगे यार क्या होना है, किस कंडीशन में होना है। वरना उसकी रिवर्स कंडीशन क्या होगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा ये वाला रिएक्शन, लो टेम्परेचर। तो इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए पूछेगा क्या कंडीशन रखें, आप क्या बोलोगे, हाई टेम्परेचर। इन वैल्यूज़ की मदद से अगर डायरेक्ट डेल्टा जी पता है तो ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर डेल्टा जी नहीं मालूम तो आप इस तरीके से ये सारा काम कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक हमने सारे रिजल्ट्स कंक्लूड कर दिए। अब कंटेंट हम ज़्यादा आपके लिए नहीं रख रहे, बस चैप्टर 5 को अब ख़त्म कर देते हैं। आप लोग अगर बुक को अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा, कोई पॉइंट मैंने छुड़वा दिया है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, वो पॉइंट मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। अब चैप्टर 8 के साथ हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।